नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। एक सांसद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री को लेकर क्या क्या कहा है। उम्र से लेकर उपलब्धता तक कई सवाल केंद्रीय मंत्री पर सांसद ने खड़े किए हैं। पहले आज का बुलेटिन। कांवड़ यात्रा को लेकर सभी विभाग अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम भी अपने स्तर पर काम कर रहा है। नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ का कहना है कि नगर निगम का निर्माण विभाग अलग काम कर रहा है और विद्युत विभाग अलग। सड़कों को दुरुस्त करने से लेकर पथ प्रकाश व्यवस्था तक सुधार किया जा रहा है। अलग अलग विभाग की क्या तैयारी है, जैसे निर्माण विभाग पेस्ट रिपेयर कराएगा और जल विभाग 10 स्टैंडिंग पोल्स 30 टैंकर्स, लाइट विभाग 3,500 से 4,000 आईडीडी पॉइंट्स को क्रियाशील रखेगा इत्यादि इस पे की हुई। इसके अलावा नगर निगम से रिलेटेड अन्य टॉपिक्स भी टेकअप किए गए। पवित्र महीना सावन कल से शुरू होगा, लेकिन मंदिरों में भीड़ आज से ही जुटनी शुरू हो गई। दुधेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए जुटे रहे। मंदिर प्रशासन ने जलाभिषेक का नया टाइम टेबल भी लागू कर दिया है। अब इसी के हिसाब से पूजा की जा सकेगी। लोगों ने गुरु पूर्णिमा का पर्व भी पारंपरिक तरीके से मनाया है। शिष्यों ने महंत नारायण गिरी को सम्मानित किया। का पर्व है, वेद व्यास जी महाराज का जन्म महोत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिन्होंने जो है 18 पुराण और 6 शास्त्र और 4 वेदों के ऊपर भाष्य लिखा। उनका जन्मदिन के रूप में हम लोग जो है विशेष रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं। आज गुरुओं का दिन है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर, कि करोड़ों वर्ष का अंधेरा भी हो वहाँ एक दिया जलाए तो तुरंत प्रकाश हो जाता है। इस दृष्टि से आज सभी गुरुओं ने जिससे भी कुछ सीखा है तो सब गुरुओं का धन्यवाद है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में साप्ताहिक समाधान दिवस मनाया गया। इसमें जीडीए से जुड़ी अनेक समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे। जीडीए के अधिकारियों ने सभी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के निर्देश दिए। जीडीए में प्रत्येक सोमवार को समाधान दिवस लगाया जाता है। लोनी थाना पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ निठोरा गांव के जंगल में हुई। इसमें 2 अपराधी घायल हुए हैं। घायल बदमाशों के नाम विक्की उर्फ विक्रांत और योगेश धामा हैं। इन्होंने 30 जून को लोनी में दूध व्यापारी से 4 लाख रुपए की लूट की थी। लोनी क्षेत्र में आईसीडी के पास आज थाना लोनी और ग्रामीण स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान अपराधों की रोकथाम हेतु चलाया जा रहा था। उसी दौरान 2 बाइकों पर 4 सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो वो अपनी मोटरसाइकिल मुड़ा करके जंगलों की तरफ काफ़ी तेज़ी से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी घेराबंदी का प्रयास किया गया। पुलिस टीम से अपने आप को घिरता हुआ देख करके पुलिस टीम पर लक्ष्य करके उन्होंने जान लेने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश मौके पर घायल हुए। एक का नाम योगेश धामा है और दूसरा विक्की है। इसमें शालीमार गार्डन के जवाहर पार्क में श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो गई है। इसके लिए आज कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ पूर्व डिप्टी मेयर सरदार सिंह भाटी, पार्षद रवि भाटी, कालीचरण, सोमनाथ चौहान और कैलाश यादव ने किया। कथा आज से शुरू हुई है और 7 जुलाई तक चलेगी। आम आदमी पार्टी गाजियाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए बिजली कटौती के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा गया है। राज्यसभा सांसद और पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने लालटेन जुलूस निकालने का आह्वान किया था। आम आदमी पार्टी ने घंटाघर से जुलूस शुरू किया। बिजली कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में। 2024 का चुनाव नज़दीक है। इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल और उसके नेता अपनी अपनी गोटियां बिठा रहे हैं। शतरंज पे बिसाते चल रही हैं, चालें चल रही हैं।
इसी क्रम में हमने राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से एक विशेष बातचीत की। बातचीत का लबवलवाब यही था कि लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा उनके मन में है और इसी को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद गाजियाबाद के वीके सिंह पर कई सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि वो जनता से कम मिलते हैं और काम भी अनिल अग्रवाल ने उनसे ज़्यादा कराए हैं। देखिए ये विशेष इंटरव्यू। यू करवट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी हैं। अनिल जी, मेरा पहला सवाल ये है कि राजनीति में आपकी शुरुआत कब से, कहाँ से और कैसे हुई? ये देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मेरी रही है और 2012 में मैं सक्रिय हुआ और फिर 2014 में मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जो एमएलसी रहे 48 वर्ष, उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा। और उस समय उनका कितना दबदबा था और सारा कुछ मैनेज करके भी वो मुझसे 400 कुछ वोट से ही जीत पाए थे। उसके बाद पार्टी ने मुझे 2018 में राज्यसभा में दिया। उससे पहले भी मैं योग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा, यूपी का प्रेसिडेंट रहा, यूपी ओलंपिक में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष रहा, अभी भी इंटरनेशनल शूटिंग बॉल का मैं अध्यक्ष हूँ। तो मेरा सामाजिक सरोकार मेरा रहा है और राजनीति से मेरा अर्थ यही है, समाज सेवा से, समाज में सक्रिय रह के समाज के प्रति कुछ सकारात्मक काम करने से। तो यही राजनीति। आपने बताया कि एमएलसी चुनाव आप निर्दलीय लड़े, तो निर्दलीय चुनाव लड़के भाजपा में कैसे आना हुआ? नहीं, उस समय तक भाजपा ये चुनाव नहीं लड़ती थी जी। एमएलसी वाला, शिक्षक वाला और ग्रेजुएट वाला। बल्कि मैं कहूँ, मैंने जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा वहीं से ये एक मार्ग प्रशस्त हुआ कि नहीं, इसको भी जीता जा सकता है। और फिर पार्टी ने 2021 में जो हुआ, जो 20 में ड्यू था जी, कोरोना के कारण डिले हुआ, उस चुनाव का मैं संयोजक था। श्रीमान श्री चंद शर्मा जी एमएलसी कैंडिडेट बने और पार्टी ने मुझे संयोजक बनाया और मुझे हर्ष है कि हम लोगों ने, पूरी टीम ने मिलकर काम किया और ओम प्रकाश शर्मा जी का मिथक तोड़ा और उनको पराजित किया। और पार्टी के आज दोनों एमएलसी, शिक्षक में भी स्नातक और स्नातक में भी, दोनों विजयी हुए। अच्छा, राज्यसभा सदस्य बनना कैसे तय हुआ था? किसी से सिफारिश की थी या पार्टी ने खुद चयन किया था? नहीं, पार्टी ने तय किया। पार्टी को मेरी कैपेसिटी का एहसास हुआ होगा, इसलिए मुझे टिकट दिया गया और फिर राष्ट्रीय हिस्ट्री में जीता। राज्यसभा सदस्य बनने से पहले जो आपका जीवन था, राजनीतिक, सामाजिक या पारिवारिक, और उसके बाद क्या परिवर्तन इसमें आया? नहीं, थोड़ी व्यस्तता बढ़ी है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं अब समाज सेवा बेहतर रूप से कर पाता हूँ। लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना होता है। व्यस्तता तो बढ़ी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है समाज के काम करना। मैं तो राज्यसभा सदस्य हूँ। जनरली राज्यसभा के लोग उतना नहीं पब्लिक से मिलते, लेकिन गाज़ियाबाद की जनता तो जानती है, हमारे यहाँ में लोकसभा के अपने जो सांसद हैं उनसे ज़्यादा अवेलेबल रहता हूँ, उनसे ज़्यादा काम कराता हूँ। लोकसभा सांसद की बात की, इस बारे में बाद में करेंगे। पहले मैं जानना चाहता हूँ, जो लगभग 4 साल का कार्यकाल आपका लगभग पूरा हो गया है, तो इस बार गाज़ियाबाद शहर में या आसपास के किसी दूसरे शहर में जो बड़े काम आपके लेवल पे हुए हैं, एक दो काम है? नहीं, देखिए, पार्टी में जो भी काम होता है पार्टी को श्रेय जाता है। हमारी, मैं निधि की बात कर रहा हूँ। निधि से मैंने यहाँ बहुत सारे खेल मैदानों का विकास कराया है। बहुत सारे जो क्षेत्र अंधेरे में डूबे रहते थे वहाँ पे हाई मास्क लाइट लगवाई हैं। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ सड़कें नहीं थी, वहाँ सड़कें बनवाई हैं। तो इस प्रकार से मैंने काम कराया। 1-2 जगह ओपन जिम भी बनवाए हैं। तो ये सब काम कराए। अच्छा, अभी जो आपने लोकसभा सांसद का जिक्र किया, तो आप भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ये शहर में चर्चा ज़बरदस्त है। तो टिकट के लिए किसी का आश्वासन आपको है या आप अपने स्तर पे तैयारी में हैं? देखिए, हमारी पार्टी की नीति बड़ी स्पष्ट है। पहले देश, फिर दल, फिर स्वयं। मुझे क्या दायित्व मिलेगा ये मेरी पार्टी तय करेगी, लेकिन मैंने अपने आप को इस रूप में तैयार किया है कि पार्टी मुझे जो भी दायित्व देगी मैं उसे बखूबी निभा सकता हूँ।
अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन है, अगर आप 1% मैं मानता हूँ लोकसभा टिकट आपको नहीं मिलता है, तो फिर आगे की क्या तैयारी, क्या योजना आगे की? आपकी अपनी व्यक्तिगत तो कुछ होता होगा ना? जो पार्टी मुझे दायित्व देगी मैं उसके लिए काम करूँ। अपनी इच्छा तो होती होगी ना? नहीं, देखिए कि मैं संगठन में जाना चाहूँगा या मैं सत्ता में रहना चाहूँगा। मैंने 2014 में MLC के लिए कोशिश की जी, पार्टी ने मुझे राज्यसभा दे दिया। तो पार्टी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है, मैं पार्टी का सच्चा और ईमानदार सिपाही हूँ, कर्मठ सिपाही हूँ। जो पार्टी मुझे दायित्व देगी, ये पार्टी बेहतर तय करेगी ना कि मुझे किस दायित्व पे काम करना है। अच्छा, जो हमारे लोकसभा सांसद हैं VK सिंह जी, उनके बारे में आपकी राय क्या है? क्या आप उनके कार्यकाल से खुश और संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति का काम करने का अपना तरीका है। वो फौज की बैकग्राउंड से आए हैं, तो जो फौजी उनका जो बैकग्राउंड रहा है जीवन भर में, वो लगभग मेरे ख्याल से 60-62 पे रिटायर हुए होंगे। तो फौज में पब्लिक से कम मिलने जुलने का होता है, तो वो अभी भी झलकता है। यद्यपि मुझे लगता है वो कोशिश कर रहे हैं, और अब तो उनकी उम्र भी नव ही 72, अगले साल मई में ही विल बी 73 जी उनके अनुसार। और कोर्ट तो कहता है कि 74 उनके एज का भी एक बहुत बड़ा पूरे देश को मालूम है। कोर्ट ने उसमें उनका 1 साल ज़्यादा तय किया था। तो मेरे उनके अच्छे संबंध हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं अपने कार्य क्षेत्र नहीं, मैं राज्यसभा सदस्य के तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ। गाजियाबाद के नागरिक आप हैं, उस नाते आप अपने सांसद के काम से संतुष्ट है? गाजियाबाद विकास हुए हैं, उन्होंने काम करे हैं? देखिए, ये मेरे से ये प्रश्न पूछा जाना तर्कसंगत नहीं है। ये गाजियाबाद की जनता बेहतर बताएगी। पार्टी का तो कोई भी कार्यकर्ता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, सब पार्टी के लिए अच्छा ही अच्छा बोलेंगे। तो गाजियाबाद की जनता बताएगी ना कि किसने क्या काम किया। सुना है आप अपने बेटे को भी राजनीति में लाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई प्रयास कहीं हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। वो खेल की दुनिया में हैं, कॉलेज चला रहे हैं, शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने दम पे जीत के आए हैं। उत्तर प्रदेश योग एसोसिएशन में एक्टिव रहे हैं और उत्तर प्रदेश ओलंपिक के उपाध्यक्ष हैं। तो उनका अपना वो है। अच्छा, एक राज्यसभा सदस्य को आप व्यक्तिगत रूप में कैसे डिफाइन करते हैं? एक राज्यसभा सदस्य क्या है, जनता के लिए क्या होना चाहिए और क्या उसको करना चाहिए? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो किसी भी दायित्व पे हैं, छोटा बड़ा, सबका मूल एक है कि हम कैसे जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। जो लोग दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ गए हैं किसी भी तरह से, कैसे उनके उत्थान के लिए काम करें। तो सबका एक ही उद्देश्य रहता है। और हमारी पार्टी में तो आप देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोरोना में भी बड़ा संकल्प किया था जी, सेवा ही संगठन है। बिल्कुल, किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। और कोरोना काल में जब सारी पार्टी क्वारंटीन थी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे जनता की सेवा में था। इतनी बड़ी महामारी में एक भी व्यक्ति की आपने ये नहीं सुना होगा कि भूख से मौत हुई। सबको टीका कराया, कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके मोटिवेट किया, सबको मास्क बांटे, सबको फूड अवेलेबल कराया, हर तरह से काम किया। अच्छा, आप यूपी के कई शहर घूमते हैं, इसके अलावा कई स्टेट भी आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है 24 में भाजपा कहाँ तक? आप निश्चित जान लीजिए, माननीय मोदी जी का केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व उनका प्रशंसक है। और उनके प्रशंसकों में राष्ट्रपति बाइडेन, पुतिन साहब, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और बहुत लंबी फहरिस्त थी। 2014 से ज़्यादा सीटें हमने 2019 में जीती और 2019 से ज़्यादा सीटें हम 2024 में जीतेंगे। और उसका एक ठोस कारण है। आप किसी क्षेत्र में देखिए, आप चाहे आर्थिक देखिए, 11वें स्थान से 5वें स्थान पे आ गया। रुपए को आज बहुत सारे कंट्री ने इंटरनेशनल मुद्रा के रूप में व्यापार करना शुरू कर दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए, किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि दी गई,
एमएसपी आज तक की सर्वाधिक दी गई। किसानों की फसलें जो एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं उसमें वृद्धि की गई। हमारे गांव की बहनों को गैस कनेक्शन दिए गए, अब फ्री सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास में घर दिए गए, शौचालय दिए गए। आज सड़कों का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में हर जनता कहती है, अपोजिशन के भी लोग कहते हैं। रेल लाइनों की लगभग दुगनी हो गई 14 से। एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ गई, मेडिकल कॉलेज एम्स की संख्या बढ़ गई। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं। आप देखिए, पहले गरीब आदमी परेशान हो जाता था बीमार हो जाए तो उसको आयुष्मान कार्ड दिया गया। हर क्षेत्र में काम किया गया। कोरोना आया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया। ये शायद विश्व ये तो आप चलो ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो विपक्षी एकता की जो बात आजकल चल रही है, पटना की मीटिंग के बाद जो आजकल जो सिनेरियो है, क्या लगता है विपक्षी एकता चुनाव तक बनी रहेगी? कोई नुकसान भाजपा को उठा दे देंगे ये? इनका एजेंडा क्या है? मैंने आपसे स्पष्ट किया, राजनीति में एजेंडा होना चाहिए जनता की सेवा। इनका एजेंडा जनता की सेवा नहीं है, इनका एजेंडा है मोदी हराओ। अभी मुझे एक मित्र ने बड़ा एक जोक सुनाया कि मोदी जी से पहले देश में जो इस तरह के अलायंस होते थे वो सरकार बनाने के लिए होते थे, आज मोदी जी को हटाने के लिए अलायंस हो रहा है। 2019 में भी अगर आपको याद हो, इस प्रकार के अलायंस हुए थे। यूपी में बहन जी, अखिलेश जी, कांग्रेस, लोकदल सब साथ थे। उसके बावजूद हम लोगों ने 64 सीटें जीती थी, है ना। भारतीय जनता पार्टी अब 51% की राजनीति करती है। हम लोग अब तोड़ जोड़ और ये सब में विश्वास नहीं करते। हम लोग जनता की सेवा करते हैं, उनके बीच में रहते हैं और उनका हमें विश्वास पूरी तरह हासिल है। इन लोगों की तो जो पटना की मीटिंग हुई, केजरीवाल साहब, भगवंत मान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। स्टालिन साहब के अपने मुद्दे थे। जो श्रीनगर वाले हैं अब्दुल्ला साहब, वो अलग से उनका था। केजरीवाल साहब पे वो पूरा बरसे हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जो कि इस समय हाउस में उनके नेता भी हैं लोकसभा में, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वेस्ट बंगाल में हम खिलाफ लड़ेंगे ममता जी के। कहाँ है? पूरा का पूरा गेम समझिए, ये गेम क्या है। लेकिन जब पहली बार योगी, मैं आपको 1 मिनट आपको बताता हूँ ये गेम क्या है। अब बिहार में प्रेशर है नीतीश जी के ऊपर, उनका जनाधार धीरे बिल्कुल लगभग शून्य हो गया है। उनके ऊपर दबाव है कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़िए और अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से एक गेम बनाया और उन्होंने समझाया कि ठीक है, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 8-10 महीने की बात है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, आप मुख्यमंत्री बन जाना। तो इन्होंने अपने दल में अपनी पोजीशन, जो बिहार की राजनीति है, उसको ठीक करने के लिए ये सब चला है। आपने बताइए कौन नेता होगा, ये तय हुआ? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ? आज कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में चुनाव हो, और वो तर्क भी देने लगे हैं। वो कहते हैं साहब हमारी 4 राज्यों में सरकार है, बाकी जो विपक्ष में लोग हैं, शरद पवार जी की कहीं कोई सरकार नहीं है, ममता जी केवल वेस्ट बंगाल तक सीमित हैं, केजरीवाल साहब दिल्ली और पंजाब 13 और 7 20 सीट पे है। जो आदमी केवल 20 सीट पे जिसका जनाधार हो, वो 542 में कैसे अपना सोच सकता है? बट वो भी दावेदार है। अच्छा, भाजपा को क्या लगता है, भाजपा क्या चाहती है? चुनाव कांग्रेस के लीडरशिप पे लड़ी जाए या नीतीश की लीडरशिप पे? किस पे आपको लाभ है? ये उनका आंतरिक मामला है। मैंने कहा ना, हम तो 51% की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे तर्क है। 2014 में जो सीटें थी जिसमें हमारा 50% से ज़्यादा था,
2019 में हमारी 50% से जीती हुई सीटों की संख्या बढ़ी है। तो हम 2024 में आप देखिएगा अधिकांश सीटें ऐसी होंगी जिनमें हमारा जो मत प्रतिशत है वो 50% से अधिक। यहाँ एक सवाल मेरा ये था जो बीच में आपको रोक रहा था। 2017 के चुनाव में भाजपा ने जितनी ही सीट विधानसभा चुनाव यूपी में ली, 22 में उनमें कम हुई। तो क्या ये तो ऐसा तो नहीं कि 19 के मुकाबले ये सीट कमी हो जाए यूपी में? बिल्कुल नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति आप समझिए, मेरे ख्याल से 84 के बाद पहली दफ़ा कोई सरकार रिपीट हुई है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। और जिस प्रकार यहाँ अपोजिशन ने सांप्रदायिक गठबंधन किया वो थोड़ा सा कारण रहा, लेकिन उसके बाद भी हमारी स्पष्ट सरकार बनी ना। अब उन्होंने देखो किस किस को नहीं तोड़ा, ओम प्रकाश राजभर जी को ले गए और जो वो कर सकते थे सब किया। उसके बावजूद कहाँ हैं? कहीं नहीं। बसपा की शायद एक भी सीट नहीं है, कांग्रेस की एक सीट है, कहाँ है? मतलब ये है कि जोड़ तोड़ यांत्रिक करके विपक्ष को लाभ हो नहीं रहा है कुछ भी करके। नहीं, ये लोग सेवा करना शुरू करें, जोड़ तोड़ ना करें। आज जनता बड़ी बुद्धिमान है। आज देश की जनता जानती है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का विकास हुआ है। जोड़ तोड़ से किसी को क्या मिलेगा? जनता को क्या मिलेगा? अब उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, 2014 में गठबंधन किया, वो 2019 में जी, और चुनाव आते ही गठबंधन टूट गया। जनता समझती है ना कि गठबंधन केवल हमारे वोट लूटने के लिए करते हैं, इनका जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं है। आप सपा की सरकार का कार्यकाल देखिए, कानून व्यवस्था की कितनी खराब स्थिति थी, पूरे प्रदेश के सामने पता है। विकास की स्थिति क्या थी? बिजली नहीं आती थी, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, मेडिकल कोई सुविधाएं में प्रदेश कितना पीछे था। तो सारी बातें जनता के सामने हैं। क्यों जनता इन्हें वोट दे? आप मुझे एक कारण बताइए कि समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट मिलना चाहिए। केवल उन्होंने अपने परिवार का भला किया है, अपने कुछ सजातीय लोगों का भला किया, बाकी का तो भला नहीं हुआ। तो क्यों उन्हें वोट मिले? आप बताओ मुझे। चलिए अनिल जी, बहुत लंबी बातें होगी। आपके राजनीतिक भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। और आपने जो सवालों का विभाग से जवाब दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों के लिए देखिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खासकर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के इंटरव्यू पर, उनके जवाबों पर आपको क्या कहना है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।